सट्टा पर सत्ता, भूपेश का कटा पत्ता। मतदान के बीच भूपेश बघेल को लगा तगड़ा झटका। 70 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस को बीजेपी ने लटकाया। कर्ज तले क्यों दबा छत्तीसगढ़? छत्तीसगढ़ में 70 विधानसभा सीटों पर दूसरे चरण के चुनाव लगातार चल रहे हैं, मतदान चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जमीनी हकीकत की बात करेंगे कि क्या सच में भूपेश बघेल ने जमीन पर काम किया है या फिर हवा हवाई हो गए, क्योंकि भूपेश बघेल पर जो आरोप लगे हैं वो कहीं ना कहीं बताते हैं कि आपने छत्तीसगढ़ की जनता को मूर्ख बना दिया। ये बात मेरी नहीं, ये बात जो है लगातार सत्ता पक्ष भाजपा पार्टी की है, केंद्र की सरकार की है, पीएम नरेंद्र मोदी की। उनका ये कहना है कि छत्तीसगढ़ में जितना भी जो है यहाँ पर लाभ जनता को दिया गया है, जो काम किए गए, जो विकास किया गया है, वो सिर्फ सट्टेबाजी का किया गया है। तभी भूपेश बघेल जो है अभी डरे और सहमे नजर आ रहे हैं। यानी कि भूपेश बघेल को डर लग रहा है कि इस बार छत्तीसगढ़ उनके हाथ से ना निकल जाए। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट के इस खास प्रोग्राम जमीनी हकीकत में। छत्तीसगढ़ के दूसरे चरण के मतदान में आखिर क्या जमीन की हकीकत है, कितनी % वोटिंग हुई है, क्या अपडेट रहेंगे, जो भूपेश बघेल सीएम रहे हैं उनने क्या क्या काम किया है, किस तरीके से वो फंस चुके हैं, आखिर आप इस रिपोर्ट को देखिए। चुनाव के वक्त राजनीतिक दल बड़े बड़े वायदे पूरा करने से बाज नहीं आते। कर्ज माफी और मुफ्त की योजनाएं जनता को रिझाने का एक बड़ा तरीका बन रही हैं। हालांकि राज्य के ही कमाई ज्यादा वृद्धि नहीं दिखाई देती। ऐसे में राज्य कर्ज तले दबते जा रहा है। छत्तीसगढ़ की हम बात कर रहे हैं तो चुनाव से पहले भाजपा और कांग्रेस दोनों ने बड़े बड़े वायदे किए हैं। कांग्रेस ने कर्ज माफी, महिलाओं को हर साल 15,000 की मदद, गैस सिलेंडर पर सब्सिडी, भूमिहीन मजदूरों को 10,000 रुपए, पराली और तेंदुपत्ते की खरीद, ओपीएस जैसे तमाम लोक लुभावन वायदे किए हैं। वहीं बात करें कर्ज की तो राज्य पर कुल 89,000 करोड़ रुपए का बकाया है। आंकड़ों के मुताबिक राज्य को हर साल करीब 6,000 करोड़ रुपए का ब्याज ही चुकाना पड़ता है। अगर ये योजनाएं लागू होती हैं तो राज्य और भी कर्ज की तरफ बढ़ता चला जाएगा। फिर आखिर कैसे भूपेश बघेल जो है यहाँ पर इतनी बड़ी योजनाओं की बात कर रहे हैं? क्या फिर से सट्टा पर सत्ता हो गया? क्या फिर सट्टा खेला जाएगा और सट्टे का पैसा जनता के लिए लगाया जाएगा? क्योंकि भूपेश बघेल पहले भी सट्टेबाजी में फंस चुके हैं। अगर कांग्रेस अपने सभी वादा पूरी करती है तो कम से कम साल का 40,000 करोड़ रुपए खर्च होगा। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ का सालाना बजट करीब 1 लाख करोड़ रुपए का होता है। इस हिसाब से बजट में 40% का इजाफा हो जाएगा। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस के वायदों में जो है, जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारा जीएसडीपी पर कर्ज का रेशिया 16% से नीचे है, जो कि 25% के बेंचमार्क से कम है। यानी कि यहाँ पर सीएम भूपेश बघेल ने कई बातें तो कही हैं लेकिन सच्चाई नजर नहीं आ रही है। तो ये कहा जा रहा है कि क्या चुनाव के पहले छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस बात को स्वीकार कर लेंगे जनता के सामने कि सट्टेबाजी से सत्ता को चलाया गया। तो देखा आपने इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपको पता लग गया होगा कि छत्तीसगढ़ की जो 17 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं उस पर किसको फायदा होगा और किसको नुकसान होगा। तमाम सवाल हमारे साथ रहेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं। अमन सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर अगर हम छत्तीसगढ़ की आंकड़ों की बात करें तो यहाँ पर भाजपा के वोट प्रतिशत में कमी लगातार देखी गई। 2018 में आप देखिए कि 68 सीटें जो है कांग्रेस को मिली, तो वहीं 15 सीटें भाजपा को मिली। अगर हम 2013 की बात करें तो 39 सीट यहाँ पर कांग्रेस को मिली, तो 49 सीट जो है भाजपा को मिली। 2008 की बात करें तो 38 और 50 का आंकड़ा है। 2003 में 37 और 50 का आंकड़ा है। यानी कि हम लोग देखें तो वोटिंग प्रतिशत जो है वो 43 और 35 के बीच रहा, जहां अंतर नहीं देखा गया। लेकिन सर, छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से सट्टेबाजी का केस आता है, घोटाला हो जाता है, तो क्या इस बार जो 43.9% का आंकड़ा था 2018 में, वो गिरता हुआ नजर आएगा? देखिए, बिल्कुल, अगर मैं इसको स्पष्ट रूप से कहूं तो मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में भले ही बहुत सारे मुद्दे हो। आपने सही कहा कि जय महादेव ऐप की बात करें, घोटालेबाजी की बात करें, और भी तमाम सारे ऐसे घपलेबाजी के मामले सामने आते रहे, लेकिन फिर भी बीजेपी ने वो मजबूती वहां पर अपनी नहीं बनाई जो उसको बनानी चाहिए थी। क्योंकि रमन सिंह उनके बड़े चेहरा है, उसके बावजूद भी कोई हो हल्ला उनको लेकर हुआ नहीं। और यही कहीं ना कहीं बताता है कि बीजेपी ने शायद चुनाव में जाने से पहले अपने आप को ये स्वीकार लिया था कि हमारी यहाँ पे बहुत मजबूत स्थिति नहीं है, इसीलिए बहुत ज्यादा वहां पर जो है ध्यान भी नहीं दिया गया। आप देखें तो क्योंकि मध्य प्रदेश में पीएम मोदी की 15 रैलियां, अमित शाह जो गृह मंत्री उनकी 21 रैलियां,
जेपी नड्डा की भी मेरे ख्याल से 15-16 रैलियां। तो ये कहने का मतलब है कि मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा ध्यान दिया बीजेपी ने बनिस्बत अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें। जबकि अगर छत्तीसगढ़ को देखें तो भूपेश बघेल आज उनका भी कहीं ना कहीं चुनावी जो कह सकते हैं करियर दांव पे है, उनके भी सीट पर आज चुनाव है। तो ऐसे में बड़ा सवाल है कि इतने सारे मुद्दे होने के बावजूद भी बीजेपी उसको घेर नहीं पाई, यानी कि बीजेपी उस पर उतनी मजबूत पकड़ नहीं रख पाई जितना उनको रखना चाहिए था। और यही मेरे ख्याल से बताता है कि बीजेपी ने कहीं ना कहीं मैदान में लड़ने से पहले अपने आप को एक तरीके से बैकफुट पे लेके चले गए। और ये बताते हैं कांग्रेस पार्टी कितनी मजबूत स्थिति यहाँ पर। आपने जिस तरह जिक्र किया कि 15 सीटें बीजेपी के पास लास्ट चुनाव में रही, वहीं कांग्रेस की बात करें तो 68 सीटें उन्होंने लास्ट चुनाव में जीता था, यानी कि बड़े मार्जिन से चुनाव जीता। अब यहाँ पर अंतर क्या रहेगा, किस तरह का रहेगा, ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ फिलहाल ये जरूर कहा जा सकता है कि बीजेपी ने जिस तरह से मैदान में उतनी ताकत नहीं दिखाई, उससे समझा जा सकता है कि बीजेपी प्लस नहीं होने वाली सर है। जमीनी हकीकत की हम लोग जब बात कर रहे हैं तो हम लोग जानते हैं कि जमीन पर अगर काम हुआ होगा तभी जनता जो है समर्थन करेगी। आपने अभी भी आपने जिक्र किया, मैंने जिक्र किया कि 68 और 15 की सीटों की जब हम बात कर रहे थे, सर 68 सीट अगर मिली है इसका मतलब यही तो हुआ है कि काम तो जो है भूपेश बघेल ने किया ही होगा। लेकिन जब जिस तरीके से सट्टेबाजी का मामला आता है, 508 करोड़ का मामला सामने आता है, उनके नेताओं को जेल भेज दिया जाता है और भी जो समर्थन कर रहे थे वो दुबई भाग जाते हैं, क्या इसका सर प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा? क्योंकि सर आप देखिए 15 और 68 है और अगर अंतर पड़ेगा तो कितनी सीट कम पड़ेगी, कितनी सीट का अंतर आ जाएगा। जी वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि देखिए इतना महत्वपूर्ण मुद्दे थे, इतने महत्वपूर्ण इशू थे बीजेपी के लिए, अगर वो चाहते तो उनके बहुत बड़े से भुना सकते थे, लेकिन वैसा कुछ नजर नहीं आया। लेकिन हाँ आपने कहा कि क्या अंतर पड़ेगा, तो मैं वही कह रहा हूँ देखिए जो 15 और 68 का जो कह सकते हैं बीच का जो अंतर है वो बहुत ज्यादा नहीं होने वाला है अगर मैं देखूं, क्योंकि बीजेपी अगर और मेहनत करती तो यहाँ पर वो जीत भी दर्ज कर सकती थी, क्योंकि जो सरकार पावर में होती है उसके खिलाफ पूरा माहौल बन सकता है। आप देखें मध्य प्रदेश में लगातार यही देखने को मिल रहा है कि जो पावर में बीजेपी उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने पूरा माहौल तैयार कर दिया। तो ये बीजेपी को भी करना चाहिए था। तो ऐसे में छत्तीसगढ़ का जो चुनाव है वो बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण था, अहम था, क्योंकि 2024 से पहले बीजेपी के लिए एक मौका था कि वहां की जो जनता है उसको अपने पक्ष में लेकर आया जाता ताकि उस इलेक्शन में भी इनको फायदा मिले। लेकिन फिलहाल मैं सोचता हूँ कि बीजेपी ने उतनी मेहनत इस क्षेत्र पर नहीं की जितनी मध्य प्रदेश और बाकी राज्यों में उन्होंने की है। सर छत्तीसगढ़ में अगर बीजेपी ने इतनी मेहनत नहीं की है तो क्या आपको लगता है कि कौन सी चाणक्य नीति रहेगी भाजपा सरकार की जो जीत दिला सकती है? क्या रणनीति है? क्योंकि सर मैनिफेस्टो भी जारी आ गया है और ये कहा जा रहा है कि जेपी नड्डा ने बड़े बड़े ऐलान भी कर दिए, कितना फायदा होता हुआ नजर आएगा भाजपा को इस बार? देखिए वही बात हो रही है कि कितना फायदा होगा। और देखिए मतदाता क्या बीजेपी के पक्ष में जा रहा है, मतदाता क्या बीजेपी को पसंद कर रहा है, क्योंकि जिससे भूपेश बघेल की जो 5 साल का शासन रहा है उससे बहुत नाराजगी नहीं है। लेकिन आपने ये जरूर कहा कि जो ऑनलाइन ऐप की बात करें, ऐसे तमाम फ्रॉड की बात करें, ये निकल के सामने आया, उसमें खुद मुख्यमंत्री का नाम सामने आना, यानी कि भूपेश बघेल का नाम सामने आना बड़ा अपने आप में महत्वपूर्ण अहम मामला था। लेकिन बीजेपी ने इसको उतनी तरीके से नहीं भुनाया। मैं वही कह रहा हूँ कि बीजेपी अगर इसको भुनाती, और देखिए चुनाव से एन वक्त पहले मामला सामने आया, तो ऐसे में बीजेपी के लिए एक अच्छा जो कह सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण मौका था, महत्वपूर्ण एक तरीके से उनके कहते हैं ना कि प्लेट में परोसा हुआ भोजन था, वो चाहते थे उसको अच्छे से और जनता के बीच लेके जा सकते थे, लेकिन वैसा उन्होंने नहीं किया। और यही कमजोरी कहने की बीजेपी के ऊपर भारी पड़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि उनका जो मुख्य कोई भी चेहरा है वो उतना उभर कर सामने नहीं आया। सर अगर भाजपा पार्टी इस बार छत्तीसगढ़ में जीतती है तो आप सीएम चेहरा किसको देखते हैं, और अगर कांग्रेस पार्टी जीतती तो सीएम चेहरा किसको देखते हैं? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि भूपेश बघेल ने अपनी छवि को खराब कर लिया। बिल्कुल आपने सही कहा। और छवि की बात हम कर रहे हैं कि जो टीएस सिंह देव हैं उनके ऊपर भी हम लगातार बात करते रहे कि बीच में वो भी खासे इस बात को लेकर खुश थे कि भाई मुझे सीएम पद मिलने वाला है, लेकिन उनको फिलहाल नहीं मिला। तो एक मुझे लगता है वो भी चेहरा हो सकते हैं। और बाकी आपने सही कहा कि अगर भूपेश बघेल से अगर आला कमान भी नाराज है, हालांकि दिखाई नहीं नाराजगी अभी तक, लेकिन अगर आला कमान नाराज है तो यहाँ पर टीएस सिंह देव जो है वो एक बड़ा नाम हो सकते हैं। वहीं बीजेपी की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है ऋतिक की रमन सिंह से बेहतर या बड़ा नाम उनके लिए कोई नहीं है फिलहाल। तो मतलब रमन सिंह आपको लगता है कि इस बार आगे हो सकते हैं? बिल्कुल सर रमन सिंह की जब हम चर्चा कर रहे हैं तो रमन सिंह जनता के वोट को कैसे लुभाएंगे? क्योंकि आदिवासियों के वोट बैंक को जो है कहीं ना कहीं भूपेश बघेल समझते हैं और भूपेश बघेल हमेशा आदिवासियों का जिक्र करते हैं। हालांकि राहुल गांधी ने तंज कसा था कि देश के प्रधानमंत्री आखिर कैसे जो है आदिवासियों को बनवासी बोलते हैं, यानी कि पूरा भाषण इस पर दे दिया उन्होंने। तो कैसे आप इसको देखते हैं कि रमन सिंह उस वोट बैंक को कैसे अपनी तरफ खींच के ले आएंगे? जी बिल्कुल। और महत्वपूर्ण बात यही है कि देखिए रमन सिंह बड़ा चेहरा थे, छत्तीसगढ़ का बीजेपी का सीएम रह चुके हैं, लेकिन उनको जिस तरह से प्रमोट नहीं किया गया, मैं बड़ा हैरान हूं कि रमन सिंह को कहीं भी आपने कोई अभी महत्वपूर्ण चर्चाओं में नहीं, इंटरव्यू नहीं सुना और कुछ ऐसा नहीं सुना जिनको लेकर बात कही जा सकती। लेकिन हाँ पीएम मोदी का जरूर जिक्र हुआ छत्तीसगढ़ को लेकर। लेकिन देखिए जनता को एक चेहरा कहीं राज्य में कहीं ना कहीं चाहिए और आपको वो चेहरा देना पड़ेगा। भले ही शिवराज सिंह चौहान सीएम बने न बने वो अलग बात है, लेकिन चेहरा बीजेपी के लिए वहां पर वो
हैं, लेकिन यहाँ पर वो चेहरा बीजेपी के लिए नजर नहीं आया। यही वजह है लगातार कि कांग्रेस पार्टी ने अपना जो कह सकते हैं कि मजबूती के साथ में छत्तीसगढ़ में वापसी की जो बात की है वो इसी वजह से की है कि बीजेपी ने वो लड़ाई वहां पर उस तरह से नहीं लड़ी जैसे लड़ी जानी चाहिए। तो यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी से जो भूपेश बघेल है मेरे ख्याल से सबसे मजबूत नाम उन्हीं का सीएम पद के लिए रहेगा। भूपेश बघेल की बात यहाँ पर सर ने की है और सबसे बड़ी बात यह है कि भूपेश बघेल को किसानों का मसीहा कहा जाता है। ये कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ में कुछ भी काम हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन यहाँ पर भूपेश बघेल ने किसानों के लिए बहुत कुछ किया। किसानों के लिए जो हर बार तत्पर रहते हैं, उनके पन्ने भरे होते हैं अखबारों की आज किसानों को ये दिया, आज किसानों के लिए ये दिया, अच्छी सुविधाएं की हैं। लेकिन हमेशा से बात निकल कर यही आई कि आपने कितना भी अच्छा क्यों ना कर लिया हो, लेकिन कहते हैं कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो आज भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में मछली की तरह तड़फ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में सीएम ही जब इतनी गंदी तरीके से राजनीति कर रहा था, सट्टेबाजी कर रहा था, तो जनता का क्या हुआ होगा। और जो यहाँ पर स्वतंत्र एजेंसियां हैं, जो तमाम पुलिसकर्मी हैं, कर्मचारी हैं, सरकार के अधीन जो काम करते हैं, उनका क्या हुआ होगा और कितने बड़े घोटाले किए होंगे। ये सवाल जो है सत्ता पक्ष यानी कि भाजपा सरकार लगातार कांग्रेस से पूछ रही है। लेकिन अब देखना ये पड़ेगा कि 17 सीटों पर मतदान होने वाला है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है और किस तरीके से जो है यहाँ पर छत्तीसगढ़ में सरकार बनती हुई नजर आती है। आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल राइट।